जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को पोटेंशियल वाले सारे छोटे मोटे टॉपिक करवा दिए थे। अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं तुम्हें करवा चुका हूं। अब जो बाकी का आधा चैप्टर है यानी कैपेसिटेंस वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटेंस वाले पार्ट में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं तुम्हें पहले से बताना चाहता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। जैसे कंडक्टर्स, मुझे लगता है कंडक्टर के बारे में सभी को पता होगा। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने सरफेस पे चार्ज को एक्वायर भी कर सकते हैं और अपने थ्रू उस चार्ज को फ्लो भी करवा सकते हैं। लेकिन चार्ज को फ्लो कराने के लिए कंडीशन है, क्या चार्ज अपने आप फ्लो कर जाएगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा। बच्चों अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ना दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं तो काम चल जाएगा? काम चल जाएगा? चल जाएगा भाई, चल जाएगा। पूछो क्यों? देखो मानो अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी प्लेट है जिस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक प्लेट है ठीक है। आप लोगों को ये लग रहा है कि जब तक यहां बैटरी नहीं जोड़ूंगा ना, मान लो ये मेटल का है, ये कंडक्टर है मेटल का ही है, ऑब्वियसली गुड कंडक्टर है तो मेटल का ही होगा। आप लोगों को ये लगता है कि जब तक इसको बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, जब तक इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, जब तक वोल्टेज नहीं लगाएंगे, तब तक इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। यही लगता है ना? तो एक बच्चे ने बोला सर कंडक्टर वो होते हैं जो इसमें चार्ज तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा। वैसे तो वो सही बोल रहा है, गलत नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको दे दिया जाए ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उसको उठा के रख दें तो भी चार्ज फ्लो हो सकता है। पूछो कैसे? अब मैंने यहां पर बैटरी नहीं लगाई डायरेक्टली, बल्कि मैंने बहुत दूर यहां पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दी। तो इस रीजन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? यानी ये कंडक्टर कहां पर रखा हुआ है? एक ऐसे रीजन में जहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ बच्चों, क्या इस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ या ना? होंगे ना? वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? इस प्लेट के पास या इस प्लेट के पास? जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस नेगेटिव प्लेट से रिपल्शन की वजह से दूर भागेंगे और इस प्लेट के पास आएंगे। हाँ या ना? यानी इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहे हैं? इधर। तो करंट किधर जा रहा है? आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो, या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाए तो। बात समझ में आ गई? तो देखो हर जगह कुछ नई चीज मिली जाती है, अभी और भी चीजें सीखने को मिलेंगी, देखते रहो। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर्स are the substances through which large scale movement of electron there is possible when electric field is applied। बात समझ में आ गई? मतलब आप ये मान लो कंडक्टर है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर रख दिया तो क्या होगा? इसके अंदर करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट भी माना जाएगा। और शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो कंडक्टर वो होते हैं जिनके सरफेस पर चार्ज एक्वायर भी करवा सकते हैं और चार्ज फ्लो भी करवा सकते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट conductor are the substances on the surface of which
ऑन द सरफेस ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्वायर्ड, मतलब मैं उस सब्सटेंस को चार्ज भी कर सकता हूं, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ऑल्सो। एग्जाम्पल दूं या समझ गए? समझ गए? जैसे कि मेटल्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, एसिड या बेस का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ एसिड या बेस, बेस में एल्केली। समझ में आ गया? तक कंडक्टर की कहानी खत्म करें। इंसुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इंसुलेटर भी समझ में आ गया होगा। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लार्ज स्केल में पॉसिबल नहीं है। लार्ज स्केल क्या पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन का चाहे आप कितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दो, चाहे आप उसको उठा के इलेक्ट्रिक कितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, चार्ज फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट भी माना नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंसुलेटर्स आर दो substances which can be charged by acquiring electrons on them, but movement of large scale of electrons is not possible when placed in electric field। और इसमें एग्जांपल बता दो जल्दी से। वुड, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। सबको समझ में आ गया? तो इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? इसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। बात कर रहा हूं। चले आगे। अगला टॉपिक है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि करंट तभी माना जाएगा, करंट तभी कॉन्स्टिट्यूट होगा जब कोई भी चार्ज फ्लो करेगा। क्या जरूरी है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो करे? आप कोई भी चार्ज फ्लो करा दो, चार्ज फ्लो होना चाहिए। करंट की डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करके जा रहा है पर यूनिट टाइम में। समझ में आ गया? तो अब हमें बस ये देखना है कि कौन से सब्सटेंस के अंदर कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि कौन सा चार्ज फ्री है, और कौन सा चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कौन सा चार्ज बाउंड है, अपनी जगह रुका हुआ है। वो जाना तो चाहता है पर वो जा नहीं सकता। समझ गए? तो जैसे अगर मैं बात करूं नंबर 1 मेटालिक कंडक्टर्स में, तो कोई मुझे बताएगा मेटालिक कंडक्टर्स में, देखो मैं बहुत सारा नहीं लिखने वाला, मुझे बस ऐसे ही बता दो मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कौन है? जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर कौन एक्चुअली फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इसके अंदर जो फ्री चार्ज है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और बाउंड चार्ज कौन सा है? जो अपनी जगह रुका हुआ है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे होते हैं ना, उसमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल के जा सकते हैं विद इन कंडक्टर, तो वो फ्री चार्ज हो गया। तो कौन सा ऐसा चार्ज है जो मूव नहीं कर पा रहा है, जो बाउंड है? प्रोटॉन्स। या इसको कह दो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? अच्छा, इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर्स में कौन है फ्री चार्ज, कौन है बाउंड चार्ज? फ्री चार्ज कौन है इंसुलेटर में?
कोई भी नहीं है, अगर होता तो वो कंडक्टर नहीं बन गया होता। और बाउंड चार्ज कौन है? दोनों, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों बाउंड है ये पता है? क्योंकि वो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है, वहां से उसको निकालना असंभव है। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तो इसमें फ्री चार्ज कौन है? इसमें दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिनको हम मिलाकर क्या बोलते हैं? आयंस, दोनों ही फ्री है। अरे भाई, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है ना, बीकर के अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, ZnSO4, Zn2 प्लस SO4 2-, दोनों ही आयन फ्री है, मूव कर सकते हैं। और इसमें बाउंड चार्ज कौन है? बाउंड चार्ज कोई भी नहीं है। अच्छा, एयर के अंदर फ्री चार्ज कौन है? दोनों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और बाउंड चार्ज यहाँ पर कोई है ही नहीं। मतलब मेरी बात समझ में आ गई ना? फ्री चार्ज क्या होते हैं और बाउंड चार्ज क्या होते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग डाइलेक्ट्रिक पर पहुंचेंगे। अगला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को लाकर रख दूं तो वो कैसे बिहेव करेगा, समझ में आ रहा है? तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। नंबर 1, किसी भी कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रख दोगे तो याद रखना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही रहेगा। नहीं आया ना समझ में? पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। मतलब ये कंडक्टर है और ये हॉलो नहीं है, सॉलिड है। और अगर हॉलो होता तो भी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहां से, ये देखो इतना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आपने क्या रख दिया? एक कंडक्टर, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों ही केस में क्या होगा? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पार करके निकल जाएगा अंदर से? क्या होगा फिर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से कभी भी नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा? आगे बात समझ में? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चले अगले पे। भाई टॉपिक का नाम पढ़ो ना, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से कंडक्टर का क्या लेना देना है। तो पहले हमने एक बिना चार्ज वाला कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके छोड़ दिया, तो हमें लगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से पार करके जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी आ जाते हैं सर्शन रीजन या फिर एमसीक्यू कई बार, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ। नंबर 2, अगर मान लो वो कंडक्टर खुद ही चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर से क्या लेना देना है? टॉपिक का नाम तो समझ में आ गया ना, कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, क्या लेना देना है, वो पढ़ रहे हैं बस हम लोग। तो जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर, देखो मैं एक एक जो है टॉपिक लाइन लिख के तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट चीज है सारी। तो जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द, और बल्कि यहां पर आएगा ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये कंडक्टर है और इस पर पूरे पर क्या है बच्चों, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी है, जो भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ जाएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहीं पर भी चेक कर लेना, अगर बोर्ड से बाहर भी आ रहा है ना तो ऐसे करके आ रहा होगा, तो इसके सरफेस के हमेशा कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अच्छा ऐसा क्यों, परपेंडिकुलर ही क्यों रहेगा, टॉपिक तो समझ में आ गया ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार नहीं लिया गया है, इस बार लिखा हुआ है चार्ज कंडक्टर। और यहां पर भी चाहे होलो हो चाहे स्फीयर हो, दोनों ही केस में अगर चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, कौन सा प्रेशर, बाकी चार्जेस। अगर वो जरा सा भी टेढ़ा हुआ मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो टेंजेंशियल हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के टेंजेंशियल हुआ तो चार्ज को एक डायरेक्शन मिल जाएगी फ्लो होने के लिए। तो चार्ज अपने आप फ्लो हो सकता है, नहीं, किसी चार्ज कंडक्टर के ऊपर चार्ज अपने आप फ्लो हो जाएगा बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इज बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन बना दिया, वर्ड में लिख लेना, टू द सरफेस, देन इट मस्ट बी टेंजेंशियल। तो वो कैसा होगा बच्चों, टेंजेंशियल। और अगर टेंजेंशियल हुआ, इट मस्ट बी टेंजेंशियल, एंड देन चार्ज विल फ्लो on the surface of conductor in the direction of tangent। चार्ज सरफेस पर ही फ्लो करने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। कोई दिक्कत, तो ये बात याद रखना, चार्ज कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही बाहर निकलता है या अंदर जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों, समझ में आएगी नहीं, समझ में आ गया। अच्छा अब अगर मान लो पॉइंट नंबर 3, अगर मान लो कोई कंडक्टर है, उसको मैंने बहुत सारा चार्ज लाकर दिया, चाहे मैं कहीं से भी लाके दूं, रबिंग करूं, कंडक्शन करूं, इंडक्शन करूं, बहुत सारे मेथड है। मैं अगर कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो वो सारा चार्ज कहां जाएगा, क्या उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, क्या उसकी बॉडी के अंदर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मान लो अगर सॉलिड है तो याद रखना, चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो और चाहे वो हॉलो हो, जितना भी एक्सेस चार्ज है वो हमेशा सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, बॉडी के अंदर चार्ज कभी भी नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बॉडी के अंदर चार्ज होता ही नहीं है, बात को ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा। मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, लोहे का बड़ा सा गोला, ठीक है, और वो चार्ज है ही नहीं, बिल्कुल उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो क्या उसकी बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है? अगर वो लोहे का है तो उसके अंदर लोहे के एटम होंगे, पूरी बॉडी के अंदर लोहे के एटम अंदर तक ठूस ठूस के भरे होंगे, तो हर एटम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो चार्ज तो है बॉडी में। पर मैं क्या कह रहा हूं वो समझो पहले, अगर मैं बाहर से एक्सेस चार्ज लाके देता हूं चार्ज करने के पर्पस से, तब वो एक्स्ट्रा चार्ज कहां जाएगा, आगे बात समझ में, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे वो हॉलो हो और चाहे वो सॉलिड हो। कोई दिक्कत? The net charge inside the conductor is 0,
कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है, पर इसका ये मतलब मत सोच लेना कि बॉडी में चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब ये है द एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर the excess charge given to the conductor is uniformly distributed on its surface। तीसरा पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया? अगर मान लो मैं कंडक्टर को चार्ज कर भी देता हूं, पॉइंट नंबर 4 में हमने कंडक्टर को चार्ज कर दिया, तो क्या उसके जो भी उसकी बाउंड्री है, सरफेस है, उससे किसी दूर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में पोटेंशियल तो होता ही है। तो अगर ये पूरा स्फीयर चार्ज है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसमें पोटेंशियल होगा ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। सबको समझ में आ गया? सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल is constant inside and on the surface of conductor। देखो कंडक्टर से दूर जाते जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, लेकिन आप तो सरफेस पे ही हो ना, तो सरफेस पर पोटेंशियल और बॉडी के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये वाला पॉइंट समझ। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है गाड़ियों को धड़ धड़ पी करके चलाने में, जबकि गली में उनको धीरे चलाना चाहिए, लेकिन वो तेज भी चला रहे हैं और हॉर्न भी बजा रहे हैं कि देखो जी हम आ रहे हैं, हमें रास्ता दे दो। पता नहीं उन्हें ऐसा क्या मिलता है करके। ये पॉइंट समझ में आ गया? सरफेस पे और बॉडी के अंदर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सरफेस पे कांस्टेंट रहता होगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। तो जो भी स्फीयर का रेडियस है बस वहां पे KQ/R है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में KQ/R² है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहता होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितना होगा या पोटेंशियल कितना होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस पे चार्ज कितना है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of charged conductor is also constant and is directly proportional to the surface चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया? कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस बात पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सरफेस पर। अगर मान लो वो कंडक्टर हॉलो है, वो जो स्फीयर है मान लो वो अंदर से खोखला है, हॉलो है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अगर वो हॉलो है? कितना होता है? अरे भूल गए क्या? मैंने ग्राफ बनवाया था ऐसे करके। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, फिर कम हो गया था। इसके अंदर तो जीरो ही है, याद है कि भूल गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर क्या होगा? जीरो। और अभी अभी हमने पहला पॉइंट जो पढ़ा था उसमें यही था कि अगर आप चार्ज कंडक्टर के अंदर भी, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी लाके रख देते हो किसी हॉलो कंडक्टर को, अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लाके रख देते हो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से पार होकर नहीं जाएगा। और अगर वो खुद भी चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या होगा? जीरो। यानी कि
net electric field inside the cavity of hollow sphere या कंडक्टर is always जीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर? जीरो। याद रखना, समझ में आ गया? अब वो चार्ज हो या चार्ज ना हो, जैसे मान लो अगर ये सरफेस चार्ज है, ये हॉलो है ना, अगर ये हॉलो है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा बच्चों? सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो जाएगा? हॉलो है ना, हॉलो नहीं भी होता तब भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो ये एक चार्ज बॉडी की तरह काम करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी जाएगा, अंदर भी जाएगा, सभी जगह जाएगा, हाँ या ना? तो अब तुम्हें लग रहा होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा तो रहा है ना, पर आप ये देखो उसके ऑपोजिट में भी तो कोई चार्ज एलिमेंट होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्रॉस नहीं कर देगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो ही होता है, चाहे वो चार्ज हो या वो चार्ज ना हो, या आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लाके भले ही रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर और एनी हॉलो स्फीयर कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नहीं आया समझ में? तो चार्ज, excess charge can only be present on the surface of conductor। तो इसी वजह से जो चार्ज होता है वो कंडक्टर की हमेशा सरफेस पे ही एग्जिस्ट कर सकता है, अंदर नहीं जा सकता। ये सारे पॉइंट सबको समझ में आ गए? इनको कॉपी में एज इट इज लिख लेना और इसको याद भी कर लेना। यहाँ से कई बार सेशन रीजन पूछ लेते हैं और ऐसे पॉइंट बना के पूछते हैं कि बच्चा फंस ही जाता है। समझ गए? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी घुमा के पूछ ले, कर लोगे। चले आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स की दुनिया में। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनना बच्चों। शील्डिंग वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक को तो छोड़ दो, शील्डिंग वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? सर ये हमारे चैप्टर का नाम है, इससे हमको बचा लो, हमें ये नहीं पढ़ना। शील्डिंग वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कवर कर लेना, छुपा लेना, बचाव कर लेना, हाँ या ना? शील्ड कर लेना। और किससे शील्ड करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई वो क्या होता है? ये तो चैप्टर 1 में भी दिख रहा था, 2 में भी दिख रहा है, दोनों चैप्टरों से छुपा लिया क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनना और जो मैं पूछूंगा वो मुझे बताना, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। मान लो एक कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, और ये अंदर से पूरा हॉलो नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा हॉलो है, ये सॉलिड है। हाँ बोलो क्या? डिस्क तो 2D होता है, मैंने बोला स्फीयर है। फुटबॉल देखी है? फुटबॉल के अंदर हवा भरी हुई है, वो हॉलो है। पर ये समझ लो अंदर से इतनी मोटी दीवार है, हॉलो वाला पार्ट बहुत छोटा सा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इमेजिन कर पा रहे हो? तो ये क्या नजर आ रहा है तुमको? पोलो 1 बोल रहा है, पोलो नहीं है यार, ये स्फीयर है जिसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है। कैविटी। मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पहुंच पाएगा? नहीं। सही है? अच्छा, अगर मैं इस पूरे कंडक्टर को बहुत सारा चार्ज दे दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पहुंच पाएगा? नहीं।
तो ये जो छोटा सा तुम्हें स्फेयर नजर आ रहा है, कैविटी नजर आ रही है, हॉलो पार्ट नजर आ रहा है ऑफ दिस स्फेयर, क्या ये रीजन दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से बच गया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी जिंदगी में पहुंच पाएगा या नहीं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड फ्री रीजन। एक ऐसा रीजन जहां पर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं सकता, उपस्थित ही नहीं हो सकता, ला ही नहीं सकते। हाँ या ना? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, अगर तुम उसको ध्यान से पढ़ोगे, जो भी मैं लिखने जा रहा हूं, तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनना। लेट देयर इज ए कैविटी इनसाइड ए sphere conductor that has no charge placed inside the cavity. अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग? गुस्से पुसर की आवाज़ें सारी आ रही हैं। इनसाइड द कैविटी, ये समझ में आया? मान लेते हैं कैविटी है किसी बड़े से स्फेयर कंडक्टर के अंदर, जो मैंने अभी पिक्चर बनाई थी, और उस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। पिक्चर बन गई दिमाग में? ये बना के दिखाऊं? अभी बनाया था वही है। हाँ जी बोलिए। बस सिर्फ वही पार्ट की, उसके बाद मतलब जो पूरा था वो सब नहीं रह जाएगी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बच्चा कह रहा है कि सर सिर्फ वही हिस्सा क्यों, उसके बाहर भी देखो तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो। हाँ उसके यहाँ पे। इस पार्ट में नहीं आएगी। हाँ तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कैविटी बड़ी कर दो, ये लो, तो बात तो तब भी वही हो गई। इसी पार्ट में नहीं आएगी। हाँ इसके अंदर तो है ही नहीं। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ ना कि कैविटी के अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस रीजन में जाता हूँ तो यहाँ तो चार्ज है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी नहीं आएगी। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी नहीं आएगा, ठीक है। पर मुझे ना इस टॉपिक के अंदर तुम्हें ये समझाना है, एक ऐसा फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से वंचित है, शील्डेड है। तो वो जो सॉलिड वाला पार्ट है ना, वो जो तुम कह रहे हो दीवार जो है उसकी, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो खाली भी तो नहीं है ना, आप वहां जा सकते हो। तो मैं आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जो फील्ड फ्री हो, तो वो खाली भी तो होनी चाहिए ना, इसलिए मैं उस कैविटी की बात कर रहा हूँ, समझ गए? पूरा हॉलो लेंगे तो अभी तो नहीं जाएगी उसके अंदर। हाँ तो अभी हॉलो मैंने तुम्हें बड़ा करके दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं सिर्फ मतलब सॉलिड पार्ट भी था उसमें, तो सॉलिड पार्ट हटा दो तभी पे हॉलो जो होगा उसके अंदर भी नहीं बचा। सॉलिड पार्ट पूरा ही हट जाएगा तो फिर बचा ही क्या? हॉलो स्फीयर समझ, उसमें थोड़ा कुछ नहीं। सॉलिड पार्ट पूरा हट ही गया अगर, तो फिर बचा गया, फिर तो अंदर भी खाली बाहर भी खाली। क्या कहना चाह रहे हो? बाद में बात करेंगे। नहीं पूछो, अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो पूछो ना। अच्छा सुनो, बाकी लोग सुनो। लेट देयर इज अ कैविटी इनसाइड अ स्फीयर, स्फीयर कंडक्टर के अंदर कैविटी है जो पिक्चर मैंने बनाई थी, और उस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो then whatever be the external electric field outside the conductor and whatever be the charge on the surface of conductor, the net electric field inside the cavity is zero। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर उस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी हो, और उस कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज कितना भी हो, कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आगे बात समझ में? दिस
field free region is also called Faraday cage. इसको हम लोग बच्चों Faraday cage भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन समझ में नहीं आई, यानी कि द फेनोमेना कह लो या प्रोसेस कह लो, एक ही बात है, ऑफ मेकिंग अ रीजन फील्ड फ्री is called electrostatic shielding. यानी आप अगर एक ऐसी जगह या स्पेस बना लेते हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले जा ही नहीं सकते, उस फील्ड फ्री रीजन को बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी वो जो कैविटी है वो शील्ड हो गई है दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वो रिवर्स प्रोसेस में काम नहीं करता, ये भी समझ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग रिवर्स प्रोसेस में काम नहीं करते का मतलब ये है कि अगर मैं कैविटी के अंदर वो चार्ज भर दूं तो क्या बाहर का स्पेस पूरा फील्ड फ्री हो जाएगा? नहीं। समझ में आ गया ना? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग do not work in reverse manner, which means if cavity is filled with charge, then outer space cannot be shielded. समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहाँ यूज होता है? कोई इसका एप्लीकेशन है? कोई इसका एप्लीकेशन? मोबाइल नेटवर्क जैम करने, उसमें शील्डिंग का क्या है? वो जो उसे जैम करने के लिए फॉइल में ढक देते हैं तो सिग्नल भी आता है। अगर मैं मोबाइल को किसी फॉइल पेपर में कवर कर दूं तो क्या होगा? सिग्नल नहीं आते, सिग्नल नहीं आते हैं। सबको समझ में आ गया? अगर आसमान में ज्यादा बिजलियां कड़क रही हो तो हमें गाड़ी के शीशे बंद करके और उसके अंदर ही बैठना चाहिए, क्योंकि गाड़ी एक कंडक्टर की तरह काम करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ पाएगा। समझ गए? अच्छा, फ्लाइट वगैरह उड़ती है आसमान में, वहां तो दुनिया भर का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो अंदर का रीजन जो है वो फील्ड फ्री रहता है। सबको समझ में आ गया? तो इसका एक एप्लीकेशन मैं लिख दे रहा हूं, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ड्यूरिंग thunderstorm it is safe to keep inside the car। और एक और एप्लीकेशन लिख दे रहा हूं, हालांकि एप्लीकेशन नहीं, एक बच्चे ने बताया कि when a mobile phone या मोबाइल is covered with a foil paper, then it is electrically shielded। और बच्चों कई बार ऐसा भी होता है जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे मदरबोर्ड वगैरह होती है उसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी खराब हो सकते हैं या उनमें खराबी आने के चांसेस बढ़ सकते हैं या उनकी लाइफ कम हो सकती है, तो उन्हें भी ऐसे कवर करके तब लगाया जाता है ताकि उनकी लाइफ बची रहे। मेरी बात समझ में आ गई? सेंसिटिव कंपोनेंट्स
components of electronic devices are shielded from electric field for long life. ऐसे ही और भी ढूंढोगे तो और भी मिल जाएंगे। जैसे कोएक्सियल केबल्स होती हैं, तो अंदर वाली केबल बाहर वाली केबल की वजह से शील्डेड रहती है, तो अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पाता। और ढूंढोगे तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई? तो बच्चों ये कॉपी में नोट करके इसको याद कर लेना। कोई पूछे तो तुम्हें एटलीस्ट इतना आना चाहिए बताना, और यहाँ से अगर क्वेश्चन असर्शन रीजन एमसीक्यू का कुछ भी आ जाए तो तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैपेसिटर वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। 40 मिनट हो